महाराष्ट्र जहां पर खड़ा है, तो हम ये पाते हैं कि 3 दिन पहले या 4 दिन पहले यकीनन परसेप्शन जो बन रहा था और जो महाराष्ट्र में सार्वजनिक तौर पर या सामाजिक तौर पर या बाहरी तौर पर जो दिख रहा था, उसमें उद्धव ठाकरे उस दिन कमजोर दिख रहे थे, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन बीते 2 दिनों में उद्धव ठाकरे ने, जैसे कि हमारे साथियों ने कहा, कि काफी उन्होंने होमवर्क किया है और ग्रास रूट लेवल पे, और इसीलिए मुझे लगता है कि वो जो उन्होंने पहले दिन संबोधन किया था, उस दिन अपने को उन्होंने बहुत ही शालीन और एक भावुक सा, एक हताश किस्म का राजनेता के तौर पर प्रस्तुत किया था, और इसका असर हुआ है पूरे प्रदेश में। तो संगठन पर तो अब आज भी उद्धव ठाकरे की वैसी ही पकड़ है जैसी कि पहले रही होगी, एक अपवाद छोड़ दे तो। लेकिन अब जो पेंच जो आप कह रहे हैं कि 6 दिन से चल रहा है और कितने दिन चल सकता है, देखिए 2-3 बातें हैं। अब इस मामले का मसला है वो विशुद्ध संसदीय और कानूनी प्रक्रिया के तहत में उलझ के रह गया है, और कानूनी और संसदीय प्रक्रिया में जितनी थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है, उसमें शिंदे का समूह, शिंदे का गुट और भारतीय जनता पार्टी का खेमा, जो पर्दे के पीछे से उनको सब मदद दे रहे हैं, वो इसमें कमजोर पड़ता नजर आता है। सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि शिंदे पर या उनके समर्थक विधायकों पर पार्टी ने कार्रवाई नहीं की, और शिवसेना ने उनको निकाला नहीं, उनको बर्खास्त नहीं किया, निष्कासित नहीं किया। देखिए, शिवसेना उनको कभी निष्कासित नहीं करेगी। जिस दिन वो निष्कासित करेगी तो दल बदल कानून की जो तलवार है, उससे ये सुरक्षित हो जाएंगे शिंदे। तो इसलिए शिंदे आप ये मान के चलिए कि आखिरी दम तक शिवसेना इन लोगों को नहीं निकालेगी। दूसरा प्रश्न आता है 16 विधायकों के। अगर देखिए, जब व्हिप जारी हो गई है, तो एक तो तरीका यह है कि व्हिप में अगर कोई व्हिप का उल्लंघन करता है तो अयोग्य हो जाता है। व्हिप के पहले ही अगर जैसे मंडे को ये मिलते हैं 16 लोगों को जो नोटिस दिया गया है, तो पार्टी को ये समर्थन में देना होता है कि इन 16 लोगों को हम इसलिए हमने जो है अयोग्यता के आधार पर अयोग्य घोषित करने के लिए आवेदन दिया है कि ये जो है इस आधार पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। यानी जिस निर्वाचन प्रतीक चिन्ह पर ये चुनाव जीते हैं, जिस पार्टी के नाम पर चुनाव जीते हैं, उसके नेता, उसके पार्टी और उस प्रतीक चिन्ह या जो उन्होंने जो आचरण किया है वो उसके खिलाफ है। अगर ये उनके एप्लीकेशन में, अगर उनकी याचिका में 16 लोगों को जो अयोग्य घोषित करने की याचिका दी है, अगर उसमें उन प्रमाण हैं, तो उपाध्यक्ष को कोई कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर तो उपाध्यक्ष के लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि मैं आपको बता दूं, ये चाहे कुछ भी कर लें, संसार का सबसे बड़ा संसदीय विशेषज्ञ ला दें, अब ये सिर्फ और सिर्फ उपाध्यक्ष के खेमे में गेंद है, और उपाध्यक्ष को ही तय करना है। सदन के फ्लोर पे तय होगा, चाहे ये 2 दिन लगा लें, चाहे ये 4 दिन लगा लें, चाहे ये 15 दिन लगा लें। सदन के फ्लोर के अलावा कोई ऐसा इलाज नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो एकनाथ शिंदे को फायदा पहुंचा सके। आज मैं अभी आपने जो आठवले का बयान सुनवाया, ये तो मेरे लिए ताज्जुब की बात है, और कानूनी तौर पर तो ये देखिए, उन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, वो केंद्र सरकार के अंग हैं। तो जब वो बोल रहे हैं तो केंद्र सरकार बोल रही है कि दादागिरी के जवाब हम दादागिरी से निपटेंगे। अभी शिवसेना का कोई बयान दादागिरी का नहीं आया है, लेकिन केंद्र सरकार दादागिरी से निपटने की बात कह रही है, तो साफ है कि वो महाराष्ट्र की सरकार को केंद्र सरकार धमका रही है। ये इस बयान को आप बिल्कुल गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज यह है कि कल से आज तक एक और बात चर्चा में आई है कि जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, क्यों ना उनके ही खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो देखिए, मैं बता दूं कि अनुच्छेद 181 जो है वो एक विधानसभा के उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई पर का एक अधिकार देता है। लेकिन जब ये घटनाक्रम के 14 दिन पहले कोई संकल्प दिया गया हो और संकल्प वो विचाराधीन हो, आज की तारीख में अगर कोई संकल्प देते हैं शिंदे गुट के विधायक, तो वो
उस पर कोई विचार होगा ही नहीं। मेरा ख्याल है, मैं थोड़ा सा इसको हल्के से लाइटर मूड में ले जाना चाहूंगा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी अपने आप को कोस रहे होंगे शायद, या उनके संसदीय सलाहकार के उन्होंने 8 महीने से स्पीकर की नियुक्ति की फाइल क्यों लटका के रखी है। आपको पता होगा कि स्पीकर का जो मामला है वो उन्होंने इस आधार पर 8 महीने से लटका के रखा है, और वो खुद उद्धव ठाकरे उनसे मिल चुके हैं, उनसे एनसीपी के लोग कह चुके हैं, कांग्रेस के लोग कह चुके हैं, और वो बार बार ये हाँ हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। लेकिन जो तर्क उन्होंने दिया है वो मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका पेंडिंग है, वो मिस्टर गिरीश महाजन शायद पुराने मंत्री थे ये, तो उन्होंने एक याचिका लगाई है। उस आधार पर राज्य भी कह रहे हैं कि जो मामला कोर्ट में लंबित है, इस आधार पर मैं अध्यक्ष की नियुक्ति को हरी झंडी नहीं दूंगा। असल में स्पीकर के उसमें दो जो एक प्रोविजन चेंज किया है, वो वॉइस वोट का एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है सरकार ने, तो ये एक गोपनीय वोट के स्थान पर, और राज्यपाल जी ने उसको लटका रखा है। अब आइए बात आते हैं कि अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष की स्थिति क्या है। मैं ये कहता हूं कि आप अनुच्छेद 180 देख लीजिए। 180 के मुताबिक ये जो अध्यक्ष अगर कोई नहीं है तो उपाध्यक्ष ही सर्वे सर्वा है। उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के सारे अधिकार मिल जाते हैं और उन अधिकारों का ठीक वैसा ही इस्तेमाल करता है जैसा कि अध्यक्ष करते। हाँ, राज्यपाल की भूमिका इंपॉर्टेंट होती अगर वो अनुच्छेद 180 के तहत मान लीजिए कि अध्यक्ष का पद भी खाली हो और उपाध्यक्ष का पद भी खाली हो। जब ये दोनों पद अगर खाली हैं तब राज्यपाल अपनी ओर से किसी व्यक्ति को नियुक्त करता और उसके बाद फिर वो सदन में जाता, तब शायद शिंदे गुट को कुछ संरक्षण मिल सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं है, तो उनको फ्लोर पे आना ही पड़ेगा। अब ये अजीब सी बात है कि फडणवीस गुजरात के, शिंदे महाराष्ट्र के, पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे महाराष्ट्र के मिल रहे हैं गुजरात में जाकर के। अरे भाई, महाराष्ट्र में क्यों नहीं आप मिलते? जब वो भी, फडणवीस भी तो 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई रास्ता ही नहीं है। मैं जब आपको कह चुका हूं कि सारा कहीं से भी किसी संसदीय जानकार की राय ले लें वो, तो अब किए केवल मानसिक दबाव, मेंटल गेम जिसको कहते हैं, वो गेम चल रहा है। असम जाते हैं, असम से गुजरात जाते हैं, गुजरात से फिर असम जाते हैं। अब मेरी जो जानकारी है वो एक दूसरी भी है। गुजरात में इस बार चुनाव हैं और गुजरात में चुनाव होने हैं। पिछले बार 99 पर बीजेपी अटक गई थी और ऐन वक्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है इस बात दखल नहीं दिया होता तो शायद 99 के भी नहीं आती। ये हम सब जानते हैं, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। महाराष्ट्र कभी, गुजरात कभी महाराष्ट्र के साथ था, यानी एक ही राज्य का हिस्सा था, बॉम्बे का हिस्सा था। तो महाराष्ट्र के बाद शिवसेना सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में गुजरात में है। चूंकि इस बार एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, तो जो मेरी जानकारी है कि इस बार उन सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, वहां पर शिवसेना 45 एक सीटों पर हिंदुत्व के मसले पर वो भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो जैसा राजनीतिक कदम एक तरह से जो कहा जा रहा है और हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ यूज कर रही है, वैसा ही कांग्रेस या एनसीपी मिलकर शिवसेना को एक ही मुद्दे पर, हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी के वोट काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का कोई शिवसेना का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक है, लेकिन महाराष्ट्र में जितना ये देरी करेंगे, गुजरात में इनको इतना ही नुकसान होगा। क्योंकि शिंदे ने जो हिंदुत्व का मसला उठाया है, ये सारा महाराष्ट्र समझ रहा है कि 2.5 साल आपने उस गैर हिंदुत्व वाली सरकार की मलाई खाई, 2.5 साल आपको हिंदुत्व नजर नहीं आया। पहले आप उद्धव ठाकरे के चरणों में अपना त्याग पत्र रख चुके हैं और आप कह चुके हैं कि बीजेपी हमको चाट जाएगी, शिवसेना को खा जाएगी, हमें बीजेपी से दूर होना है। तो ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, संसदीय प्रक्रियाएं हैं, परंपराएं हैं, और जो कानूनी स्थितियां हैं, वो अच्छा होता कि आज हमारी बहस में बहुत ही वैधानिक
कोई लीगल एक्सपर्ट भी होता, लेकिन जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है और जानकारी है, मैं उस आधार पर कह सकता हूं कि ना तो अब परंपराएं बीजेपी और शिंदे का समर्थन कर रही हैं, ना संसदीय नियम शिंदे और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, और ना ही कोई ऐसा घटनाक्रम अभी ऐसा हो रहा है जो, अब देखिए परसों से लगातार उद्धव ठाकरे का ग्राफ है वो मजबूत हो रहा है। तो ये एक गुजरात चुनाव का कोण भी इसके अंदर दाखिल है कि गुजरात चुनाव में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का कहीं गठबंधन गुजरात पे असर न डाले। अगर देखिए 2% वोट भी अगर शिवसेना लेती है, अभी तक उसका वोट मेरा ख्याल है अधिकतम 1.3 या 1.4 रहा है गुजरात में, बहुत ज्यादा नहीं रहा। लेकिन जब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? और अभी भी मैं एक सबूत के तौर पे बता दूं कि असम गुजरात से इन विधायकों को असम इसलिए ले जाया गया था कि महाराष्ट्र से सूरत के लिए 100-150 गाड़ियों में शिवसैनिक निकल गए थे। अगर ये गुजरात नहीं जाते तो फिर वहां गुजरात में एक देखिए कि इस समय तो अब तक पता नहीं क्या होता। तो ये सारी अब तक की स्थिति ये है।